हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एमपीपीडीसीएल जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो चुका है, बट अब सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ही बात है, सर फाइनली कट ऑफ कितना जाने वाला है जेई का और एई का। दूसरी बात, सर इस बार एमपीपीडीसीएल ने एक बहुत ही बेकार चीज करी है और वो यही है कि भाई आपको यार कम से कम बच्चों के रिस्पॉन्स शीट तो देनी चाहिए थी। आपने ये दे दिया कि भाई आंसर की ये है। मेरी गाइस इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपने ये दे दिया कि भाई आंसर की ये है, ठीक है। अब बच्चा ऑब्जेक्शन करे तो करे कैसे? सपोज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 100 क्वेश्चन हमारे पास थे, 100 क्वेश्चन में से बच्चा जो ढंग से कर पाया वो 65 to 70 थे, और इस बार के कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें हर बच्चा, कितना भी अच्छा बच्चा हो, वो बच्चा गैस करके आया हुआ है। अब गैसिंग सिचुएशन में हमें ये पता ही नहीं है कि भाई हमें किस में ऑब्जेक्शन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो ये बात तो वो हो गई कि जब बच्चा खुद से ऑब्जेक्शन करने जाएगा, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा से मैं और टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आप सभी के लिए ऑब्जेक्शन की डेट से पहले हम लोग हमेशा हर एग्जाम के लिए ऑब्जेक्शन कर देते हैं। भले ही वो एग्जाम क्लियर कैसा भी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हम हमेशा ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो यार इस बार हम तो ऑब्जेक्शन कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों की बात है, कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं वो उसमें क्या आंसर लगा के आए, तो शायद बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अब आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन मुझे लगता है एई के पेपर में या जेई की दोनों शिफ्ट में जो जो लगता है मुझे ऑब्जेक्शन होने चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन कर दिया गया है। और ये सारे ऑब्जेक्शन मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा आज ही। अभी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन है, और फाइनली इसके बाद मैं आपको यह भी बता दूंगा कि क्या बेसिकली कट ऑफ जा सकता है। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काफी कम अपीयर हुए हैं। पहली बात, इस बार का जो एई और जेई का दोनों का ही पेपर जो है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड पेपर आया था कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि लास्ट ईयर के जैसा पेपर था, थोड़ा बैलेंस पेपर था, चाहे हम एई साइड देखें या जेई साइड देखें। एई साइड तो बिल्कुल ही पेपर हमारा अलग जोन में चला गया था। अगर कोई बच्चा लास्ट टू लास्ट ईयर के हिसाब से तैयारी कर रहा था तो बिल्कुल ही अलग है। इस बार का एई का पेपर बिल्कुल ही अलग जोन में चला गया था, जहां पर हमसे सिग्नल सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीएफटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। उसके बाद हमसे कंट्रोल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा अलग एंगल पे चला गया था एई का। और जेई में भी कुछ क्वेश्चन काफी बेहतर थे, जो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन काफी ज्यादा हेल्प मिली है बच्चों को। शायद हमारी लास्ट की 2 मैराथन में, जहां पर मैंने टेंडरिंग और फैक्चुअल डेटाबेस्ड क्वेश्चन सीरीज ली थी, वहां से काफी ज्यादा हेल्प मिली है। और जब मैंने भी रिस्पॉन्स शीट देखी तो वहां पर आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिली है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूं, फिर मैं ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे आता हूं। तो जो मेरी पर्सनल बोलना चाहिए, जो मुझे लगता है कि क्या इस बार की कट ऑफ रह सकती है, तो यार अगर मैं एई के बारे में बात करूं तो एई में जो बच्चों का स्कोर है, देखिए कट ऑफ 2 चीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज पे डिपेंड करती है कि पेपर किस तरीके का था, हम क्या क्या कर सकते थे मैक्स टू मैक्स। और दूसरा हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है बोलना चाहिए लाइक कि बच्चे किस तरीके के थे जिन्होंने अटेम्प्ट दिया। तो यार सबसे पहले अगर मैं एई के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा तो बहुत ही सिंपल है एई का कट ऑफ डिटेक्ट कर पाना। और शायद आप लोगों को भी ये फील हो गया होगा, अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूंगा, अच्छा यहां पर आप बाकी कैटेगरीज के लिए खुद अनुमान लगा सकते हो। यूआर कैटेगरी के लिए मैं आपको बता देता हूं, ओबीसी कैटेगरी में एमपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, हार्डली 1 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है वो भी ना आए, बट 1 नंबर का आ सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 नंबर का या 1 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि एई में वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं। और बाकी एससी एसटी कैटेगरी में 3 से 4 या 5 नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूं। तो लास्ट टाइम जब बच्चों ने एई का पेपर दिया था, जहां पर हार्डली 10-12 सीट रहा करती थी या 6-7 सीट रहा करती थी, ऐसी सिचुएशन में जो एक बच्चे जो ढंग के होते हैं उनके जो मार्क्स आ रहे थे वो 85, 86, 87, 88 के आसपास देखने को मिल रहे थे। बट अगर मैं इस बार की बात करता हूं तो ऐसे ही बच्चे जो हैं वो 80 की लाइन में सिमट चुके हैं बैठ के, और इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एई का कट ऑफ जो है वो काफी बेहतर हो सकता है, 78 से लेकर के 80 के बीच में। ये एक गुड मार्क्स है यूआर कैटेगरी के लिए, मुझे ऐसा लगता है 80 भी जा सकता है। और अगर मैं बात करता हूं तो 77 के ऊपर कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं एई के पेपर के अंदर। अब इसका भी एक रीजन है, द रीजन बीइंग इज कि आप खुद देखिए, जब एई का पेपर आप देखते हो तो जैसे, अच्छा मैं सबसे पहले रीजनिंग पे आता हूं। तो रीजनिंग तो भाई आप 10 में से 10 बना लोगे। एक अच्छा बच्चा जो यहां पे सिलेक्ट हो रहा है वो 10 में से 10 बना के आया है। लेकिन जब मैं 30 मार्क्स के जनरल स्टडीज की बात करता हूं तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। वहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं 30 में से 25 बना के आ जाऊंगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। वहां पे आराम से बहुत से बहुत अच्छा भी करके आओगे तो आप आराम से बहुत भी करके जाओगे, तो वो आपका 20 नंबर होता है। अब 20 के बाद 10 इसमें मिला दो नॉन टेक में तो 30 नंबर होता है। बाकी टेक्निकल में चलिए आप बहुत अच्छा करके आ जाओगे, सारे तुक्के भी सही बैठ गए तो मैं मान लेता हूं ऑन एन एवरेज 50 पे चलेगा, तो भी आप 80 पे जाते हो। एंड दैट इज 80, 81, 82 एक
कहीं ना कहीं बोलूंगा 82 83 एक टॉपर का मार्क्स जा सकता है। क्लियर, कोई अच्छा बच्चा होगा जिसके तुक्के थोड़े ज्यादा लग गए होंगे, राइट, वो वहां जा सकता है। लेकिन एक ये स्कोर मुझे लगता है कि इस वाले स्कोर वाले बच्चे जितने भी हैं वो फिंगर क्रॉस्ड रहें, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 77 पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस पर आप फिंगर क्रॉस्ड रहें। 77 से 80 के बीच में एक अच्छा चांस है। अगर गलती से रुक गया तो आधा एक नंबर से बेसिकली आपका रुकेगा। ये यूआर मेल कैंडिडेट्स का है, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ अलग जाएगी, ये आपको पता है। अब चलते हैं जूनियर इंजीनियर पे। जेई की अगर मैं बात करता हूं तो भाई जेई का इस बार का पेपर इन्होंने 60-40 का रेशियो रखा है, और 60-40 के रेशियो में थोड़ा सा डिप मारेगा ही मारेगा कट ऑफ। और जेई का कट ऑफ के बारे में मैं आपको ये बोलूंगा 71 से लेकर के 76 की रेंज में कुछ भी जा सकता है यूआर का। तो जेई में कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, जेई में कट ऑफ नीचे ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमपीपीजीसीएल या एमपीपीटीसीएल के जूनियर इंजीनियर के पेपर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये पेपर जो है वो 71 से 76 तक आप यूआर फिंगर क्रॉस रहे। 71 से लेकर 76 के बीच में यूआर ठीक ठीक बैठ सकता है। अब ये 71 किसके लिए? आप बोलोगे सर एकदम इतना कम कैसे? तो जेई की जो दो शिफ्ट थी, एक शिफ्ट 1 और एक शिफ्ट 2। अब ये जो शिफ्ट 2 थी इसमें ऑब्जेक्शन भी ज्यादा है, और शिफ्ट 1 में ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब बहुत ही हार्डली एक आधा ऑब्जेक्शन मुझे देखने को मिला है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन। शिफ्ट 2 में अच्छा खासा ऑब्जेक्शन है। तो शिफ्ट 2 का पेपर भी थोड़ा ठीक ठीक था और ऑब्जेक्शन भी। तो ये जो बच्चे हैं ये 71 72 की रेंज, मतलब अगर कोई शिफ्ट 1 में 77 78 पे बैठा या 76 पे बैठा, तो वहीं शिफ्ट 2 में वही बच्चा 71 72 73 पे बैठा है। इसलिए मैंने ये 71 से 76 की रेंज रखी है। अगर आप शिफ्ट 1 में हैं, ठीक है, तो आप अपनी रेंज को 75 70 77 के आसपास मान के चलिए। लेकिन अगर आप शिफ्ट 2 में तो 71 से लेकर के 73 के बीच में मान के चलिए। तो ये दोनों को अपना अपना डिवाइड करना है। कोई भी बच्चा शिफ्ट 1 वाला ये ना माने 71, और कोई भी बच्चा शिफ्ट 2 वाला ये ना माने 76, इसलिए ये रेंज मैंने ऐसी दी है, राइट। अगेन ये यूआर मेल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज एक एक दो नंबर आगे पीछे कर लीजिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स नो डाउट 60 की लाइन में जाएगा इन दोनों के अंदर। ईडब्ल्यूएस नो डाउट क्लियर, अगर हम बात करते हैं तो दो नंबर कम हो सकते हैं। ओबीसी एक आध नंबर का आसपास का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। फीमेल्स ईडब्ल्यूएस कम हो जाएगा, फीमेल ओबीएस कम हो जाएगा, ओबीसी कम हो जाएगा। अगर फीमेल यूआर की बात करेंगे तो वही एक आध नंबर के आसपास डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए ये तो बात हो गई। तो इस बार भाई कट ऑफ हमारा 70 की रेंज में ही रहने वाला है। इस बार कोई कट ऑफ हमारा 80 वगैरह शूट नहीं करेगा, राइट। अब चलते हैं इसके बाद ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नॉन टेक्निकल साइड से तो टीम ने ऑलरेडी कर दी है, मैं टेक्निकल साइड से बात करता हूं जो मुझे लगते हैं कि ऑब्जेक्शन है। एक बड़ा चलत बहुत ही बोलना चाहिए, एक चलन वाला क्वेश्चन था जो बच्चों को लग रहा था कि सर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी है, और ये क्वेश्चन है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के, कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की एप्लीकेशन क्या है। तो यार सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल अगर आप देखो तो ट्रांसफार्मर का कोर भी उसी से बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर भी उसी से बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसका डेटा स्टोरेज डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, तीसरा ट्रांसफार्मर कोर, और परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट को हटा दीजिए, वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनती है। डेटा स्टोरेज डिवाइस को भी हटा दीजिए, वो भी हार्ड मैग्नेटिक से बनती है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनती है। लेकिन अब बात करते हैं जब ट्रांसफार्मर कोर, तो ये तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ही है। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, तो अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखिए इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आप जब कोर बनाओगे स्टेटर का, तो वो किससे बनाओगे? सिलिकॉन स्टील से ही बनाओगे। तो अगेन इट इज एग्जांपल। तो इसके दो ऑप्शन मैच करेंगे, इसलिए ये ऑब्जेक्टेड है। ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं होना चाहिए, इसके दोनों ऑप्शन को सही मानना चाहिए आयोग को। और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक मोटर लगाया है उसका भी आंसर सही होना चाहिए, और जिन बच्चों ने ट्रांसफार्मर कोर लगाया है उसका भी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच्चों के लिए था, और ये क्वेश्चन अवेलेबल है, ये चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर के है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी हमने ऑब्जेक्ट कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं बात करता हूं एक रोटेशनल लॉसेस को लेकर के टेक्निकल में क्वेश्चन है, और रोटेशनल लॉसेस वाले में बच्चों ने बोला है कि सर इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर रोटेशनल लॉस ही होना चाहिए। और एक शिफ्ट 1 में है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को लेकर, शिफ्ट 1 नहीं बोलूंगा, एक और क्वेश्चन है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को लेकर के, क्रिटिकल क्लियरिंग, शायद ये एई का क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को लेकर के कि अगर मान लीजिए हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस फॉल्ट पॉइंट पे डिक्रीज होता है तो ट्रांजिएंट, तो हमारा क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम पे क्या होगा। तो अगर सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम के अंदर, अगर आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीज होता है तो मैक्सिमम पावर इंक्रीज होती है ईएफ वीटी बाय एक्सएस साइंडल के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे में क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, सिंक्रोनस रिएक्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो मैक्सिमम पावर इंक्रीज होगी, तो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम आपका बढ़ने लगता है। और जब क्रिटिकल टाइम आपका बढ़ने लगता है तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पर उसका फर्क पड़ता है। तो एक क्वेश्चन वहां पे इन लोगों ने गलत लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी मैंने ऑब्जेक्शन कर लिया। एक बार देख लीजिएगा किस तरीके का है। अगर मैं शायद अभी वर्ड्स के फॉर्म में उतना नहीं बोल पा रहा हूं तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा आज, चिंता मत करिएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ बना के। तो ये कुछ मेरा परसेप्शन है
तैयारी बेहतर करते रहिए। अभी आने वाले जो भी बच्चे 1-2 नंबर से रह गए तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप वाकई में मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहते हो तो अभी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और वैकेंसीज आने वाली हैं। हार्डली 6 से 7 महीने के अंदर अंदर ही आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी फिर देखने को मिलने वाली है, इन्हीं विभागों के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो बच्चे एसएससी जेई देने वाले हैं वो अपनी एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते रहिए। एनएचपीसी आईयूसीएल वाले बच्चों के लिए मैं लगा हुआ हूं कंटिन्यूअसली। आरआरबी जेई फिर से आ गया है, वैकेंसी कम है लेकिन लगे रहिए। कैसे भी करके गाइज आप अपनी मेहनत को पुश करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिल जाएंगी। बाकी ऑब्जेक्शन हमने कर दिए हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमने कर दी हैं। और भी नॉन टेक्निकल के भी कुछ क्वेश्चन है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग नॉन टेक्निकल, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे लिए डिस्कस करना इज नॉट गुड, मतलब मैं क्या ही डिस्कस करूं उसके अंदर। बट हाँ, नॉन टेक्निकल के भी हो गए, क्या हो गए वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।